नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खूनी किस्सा। आज की कहानी भारत की उन गिनी चुनी सच्ची घटनाओं में से एक है जिसे दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी झुठला नहीं पाए। एक औरत, दो जिंदगियां और एक ऐसा सच जो सुनने के बाद आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूनी किस्सा। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जैसे नामी यूनिवर्सिटी से जुड़े पुनर्जन्म पर काम करने वाले वैज्ञानिकों को भी इस कहानी ने इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यहाँ आकर खुद हर पहलू की जांच की, लोगों से मिले, तथ्यों को परखा और लंबी रिसर्च के बाद यही माना कि यह घटना पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि उन एक्सपर्ट ने भी यह कहा कि यह शायद दुनिया की उन गिनी चुनी कहानियों में से एक है जिनमें किसी तरह की मिलावट या झोल नहीं पाया गया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इटावा के ही एक छोटे से गाँव शरीफपुरा में एक ठाकुर परिवार रहता था। परिवार बहुत साधारण और गरीब था, बस पति पत्नी और उनकी एक बेटी। मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की। उस समय गांव की हालत आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। न वहां बिजली थी, न सड़क, न पानी की ठीक व्यवस्था, न अस्पताल, न डॉक्टर, न स्कूल और न ही कोई कॉलेज। इलाका बेहद पिछड़ा हुआ था और लोगों के पास रोजगार के मौके भी नहीं थे। इसी गांव में 1968 में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम परिवार वालों ने सुमित्रा रखा। गांव में काम की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ज्यादातर मर्द रोजी रोटी के लिए बाहर निकल जाते थे। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली जाकर मजदूरी और छोटे मोटे काम करने लगे ताकि घर का खर्च चल सके। सुमित्रा अभी छोटी सी ही थी, उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता पहले से ही काम के कारण घर से दूर रहते थे और अब माँ का भी साया उसके सर से उठ गया। ऐसे में एक दूर के रिश्तेदार जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी, उन्होंने सुमित्रा को अपने पास रखकर उसकी देखभाल शुरू की। उसी ताऊ के घर सुमित्रा पली बड़ी। बचपन से ही उसके जीवन में अकेलापन रहा। माँ नहीं थी, पिता दूर रहते थे और कहने के लिए कोई नहीं था। धीरे धीरे खालीपन उसके अंदर गहराता चला गया। जब सुमित्रा सिर्फ 13 साल की हुई तभी घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई। जगदीश भी छोटे मोटे काम करता था और काम के सिलसिले में उसे अक्सर गांव से बाहर रहना पड़ता था। शादी के बाद कुछ समय तक पति उसके साथ रहा, लेकिन घर की जिम्मेदारियां की वजह से जगदीश शहर में नौकरी करने चला गया। शादी के बाद भी सुमित्रा की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वही तन्हाई, वही उदासी, वही खालीपन। बचपन में जैसे माँ बाप नहीं थे, वैसे शादी के बाद भी पति ज्यादातर दूर रहने लगा। हालांकि जगदीश सुमित्रा से बेहद प्यार करता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि दोनों साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे। सुमित्रा के साथ उसके ससुर भी रहते थे, मगर उसके साथ उसकी ज्यादा घुलन मिलन नहीं हो पाती थी। इसी तरह जिंदगी जैसे तैसे चलती रही। दिसंबर 1984 में पहली बार सुमित्रा मां बनी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पैदा होते ही पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में सच में कोई अपना आया है, कोई ऐसा जिससे वह बातें कर सकती है, हंस सकती है, अपना दुख बांट सकती है। वह उसका बेटा था। बेटे के आने के बाद सुमित्रा बेहद खुश रहने लगी। दिन भर वह उसे अपने सीने से लगाए रखती। खाना बनाते वक्त, घर के काम करते हुए या पानी लेने बाहर जाते समय भी वह अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करती थी। जब भी उसके दोनों हाथ खाली होते तो उसका बस एक ही काम होता था, अपने बच्चे को सीने से लगाए रखना। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके लिए बेटे से बढ़कर कोई और खुशी है ही नहीं। बेटा अब 5 महीने का हो चुका था। गांव में पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, बस एक कुआं था जहां से पूरा गांव पानी भरता था। यह रोज का काम था। एक दिन दोपहर के बाद सुमित्रा बर्तन उठाकर कुएं की तरफ निकली। हमेशा की तरह वह अपने बेटे को भी साथ ले गई। जब वह कुएं में रस्सी डालकर पानी खींचती तो बच्चे को पास ही जमीन में लिटा देती। यह अप्रैल 1985 की बात है। उस दिन पानी भरने के बाद वह घर की ओर लौट रही थी। एक हाथ में पानी का बर्तन था और दूसरे हाथ में वह अपने 5 महीने के बेटे को सीने से लगाए चल रही थी। गांव के और भी लोग पानी भरकर अपने अपने घर जा रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद लोगों के कानों में एक तेज चीख सुनाई दी। लोग पलटकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सुमित्रा चलते चलते अचानक रुक गई और बिल्कुल मूर्ति की तरह एक जगह खड़ी हो गई। उसके हाथ से पानी के बर्तन नीचे गिर गया। एक हाथ में उसने अपने बच्चे को सीने से दबाकर पकड़ा रखा था और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ था। उसकी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ गईं और आंखें चारों तरफ घूम रही थी। वह तेज तेज आवाज
से दांत बजा रही थी। बीच बीच में वह जोर जोर से सांस भी ले रही थी। जब लोगों ने यह देखा और कुछ औरतें उसके पास तक पहुंची तो वह उसका रूप देखकर ही घबरा गई। किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन वह होश में नहीं थी। डर के मारे लोग उससे थोड़ी दूर बनाकर ही खड़े हुए थे। गांव में भूत प्रेत और ऐसी बातों पर वैसे ही लोग जल्दी यकीन कर लेते हैं, इसलिए औरतें और भी ज्यादा डरी हुई थी। कुछ मर्द भी वहां आवाज सुनकर आ गए, लेकिन जब उन्होंने सुमित्रा को देखा तो वे भी सिहर गए। उसके हाथ सख्त होकर ऊपर उठे हुए थे, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी, आंखें घूम रही थी और दांत कटकटा रहे थे। इसके बावजूद उसने अपने बच्चे को एक हाथ से बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसने बच्चे को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वह बच्चा रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज, सुमित्रा के दांतों की कटकट, उसका यूं पत्थर की तरह खड़ा रहना और नीचे गिरा हुआ पानी का बर्तन, यह सब देखकर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लोग आवाज देते रहे लेकिन करीब नहीं गए। करीब 5 मिनट तक यही हाल रहा। फिर अचानक सुमित्रा का उठा हुआ हाथ नीचे गिर पड़ा। उसने देखा कि उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा है। वह तुरंत होश में आई और उसे चुप कराने लगी। तभी उसकी नजर नीचे गिरे बर्तन पर गई और उसे याद आया कि पानी भी गिर चुका है। उसने बर्तन उठाया और जैसे ही पलटी उसने देखा कि वहां काफी भीड़ इकट्ठा हुई है। पूरा गांव उसकी तरफ देख रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस यही कहा गया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सुमित्रा को महसूस हो रहा था कि जरूर कुछ अजीब हुआ है, लेकिन कोई उसे सच नहीं बता रहा। उसे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि वहां क्या हुआ था। बस उसका बच्चा रो रहा था। उसने दोबारा पानी भरा और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल गई। घर पहुंचने के बाद भी उसके मन में यही चलता रहा कि कुएं पर जरूर कुछ न कुछ हुआ है, मगर लोग उससे छुपा रहे हैं। उस रात सब कुछ सामान्य रहा। अगले 2-3 दिन भी ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी। सास ससुर घर पर ही थे। पति काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। खाना बनाते बनाते अचानक सास के कानों में दांतों के कटकटाने जैसी आवाज और किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी और आवाज की दिशा में रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह दहलीज के पास पहुंची, सामने का दृश्य देखकर सास के होश उड़ गए। सुमित्रा की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 4-5 दिन पहले कुएं पर थी। इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे क्योंकि बच्चा अंदर सो रहा था। उसके हाथ सख्त थे, उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई थी, आंखें घूम रही थी, दांतें कटकटा रहे थे और बीच बीच में जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। सास डर के मारे जोर से आवाज देने लगी, लेकिन सुमित्रा किसी की आवाज सुन नहीं रही थी। करीब 10 मिनट तक यही हालत बनी रही। तब तक ससुर भी आ गए। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए। सब उसे आवाज देते रहे, लेकिन वह बिल्कुल होश में नहीं थी। करीब 10, 12, 15 मिनट बाद अचानक उसके दोनों हाथ नीचे गिर गए और वह बिल्कुल सामान्य हो गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसके सामने उसके सास ससुर और भी लोग खड़े हुए थे। वह तुरंत संभली, घूंघट ठीक किया जैसे वह बड़ों के सामने करती थी और पूछा कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सास ने हिम्मत करके पूछा कि अभी जो हुआ क्या तुम्हें कुछ याद है? सुमित्रा ने हैरानी के साथ कहा, नहीं, मैं तो बस खाना बना रही थी। सास ने आगे कुछ नहीं कहा। जो उसने अपनी आंखों से देखा था उससे वह बेहद डरी हुई थी। इसके बाद सुमित्रा अंदर गई। उसने अपने बच्चे को देखा और उसे गोद में उठा लिया। 5 दिनों के अंदर यह दूसरी बार था। अब घर वालों को यकीन हो चुका था कि यह मामला सामान्य नहीं है। इसके बाद सुमित्रा के पति को भी पूरी बात बताई गई। पति भी गांव आया और घर वालों ने उसे बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जब सुमित्रा बिल्कुल सामान्य रही। फिर एक दिन अचानक वह सब दोबारा होने लगा। उसके हाथ ऊपर उठ गए, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ गईं, आंखें अजीब तरह से घूमने लगी, दांत कटकटाने लगे और तेज तेज से सांसों की आवाज आने लगी। इस बार उसके पति ने अपनी आंखों से पहली बार यह सब देखा था। अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया। अब सवाल ये था कि आखिर यह क्या है और क्यों हो रहा है। गांव में न कोई अस्पताल था, न डॉक्टर, वैद्य ही इलाज का सहारा थे। सुमित्रा देखने में बिल्कुल स्वस्थ थी।
उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। ऐसे में गांव के वैद्य को बुलाया गया। तब तक कुएं वाली घटना और उसके बाद जो हुआ था उसकी बातें पूरे गांव में फैल चुकी थी। कोई कह रहा था दौरा पड़ता है, कोई कह रहा था साया है, कोई भूत प्रेत या डायन की बातें करने लगा। तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। वैद्य आया, उसने सुमित्रा को अच्छी तरह देखा, जांच की और आखिर में यही कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। यह कहकर वैद्य चला गया। लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। अगले करीब 5 महीने तक बीच बीच में सुमित्रा को इसी तरीके के दौरे पड़ते रहे। हर बार ऐसा होता और होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। अब पति ने भी शहर जाना बंद कर दिया था। सास ससुर ने साफ कह दिया था कि हालत ठीक नहीं है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक डर यह भी था कि अगर ऐसे किसी दौरे के दौरान उससे बच्चे को नुकसान पहुंच गया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से सुमित्रा ने भारी मन से अपने बच्चे से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। वह खुद भी डरने लगी थी कि कहीं उस हालत में जाकर वह अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। अब ज्यादातर समय बच्चा अपनी दादी के पास रहने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर तारीख आई 16 जुलाई 1985। उस दिन दोपहर का वक्त था। घर में सब लोग मौजूद थे। खाना खा लिया गया था। सुमित्रा अपने बेटे के साथ बैठी थी, उसे गोद में लेकर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बच्चे को नीचे लेटा दिया और सोचा कि कुछ देर आराम कर ले। मौसम भी उमस भरा और गर्म था। लेकिन तभी अचानक दोपहर में फिर वही हालत आ गई। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठ गए। वही पुराने लक्षण, उंगलियां पीछे की ओर मुड़ गईं, आंखें घूमने लगीं, दांत कटकटाने लगे, तेज तेज सांसें चलने लगी और वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। पति, सास ससुर, पड़ोसी सबको अब पता था कि उसके साथ ऐसा होता है। यह भी सब जानते थे कि इस हालत में वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इसलिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ बस तमाशा देख रहे थे। यही सब चल रहा था जब 16 जुलाई 1985 को उस दिन फिर यही घटना हुई। तो उस दिन पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। सुमित्रा उसी हालत में थी। दांत कटकटा रहे थे, तेज तेज सांसें चल रही थी। पहले भी वह उस हालत में कभी कभी कुछ गुदगुदाती थी लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता था। मगर उस दिन उसने साफ साफ एक बात कही और जैसे ही उसने वह लाइन बोली वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त था। पहली बार उसने अपनी मौत की बात इतने साफ शब्दों में कही। सास, ससुर, पति और कुछ पड़ोसी वहां मौजूद थे। सबने अपनी कानों से यह सुना। यह कहते ही वह अचानक अपने सामान्य रूप में लौट आई। बिल्कुल वही सुमित्रा, एक माँ, एक पत्नी, घर संभालने वाली, सबसे ठीक से बात करने वाली। लेकिन घर वालों के लिए यह सुनना आसान नहीं था। सब डर गए थे। यह कैसी बात हुई? 16 जुलाई से 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई, क्या कोई इंसान अपनी मौत की तारीख ऐसे बता सकता है? घर का माहौल पूरी तरह बेचैन हो गया। पति ने उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि उस हालत में उसने क्या कहा था। सुमित्रा ने साफ कहा कि उसे कुछ याद नहीं। फिर पति ने बताया कि तुमने कहा था कि तुम 3 दिन बाद मर जाओगी। यह सुनकर वह खुद चौंक गई। उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। अगले 3 दिन 16, 17 और 18 जुलाई वह बिल्कुल सामान्य रही। कोई दौरा नहीं पड़ा, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। फिर 19 जुलाई 1985 का दिन आ गया, वही तारीख जिसे उसने उस हालत में अपनी मौत का तारीख बताया था। उस दिन सुबह और दोपहर तक सुमित्रा पूरी तरह ठीक थी। हमेशा की तरह उसने अपने बच्चे को लेकर भी सावधानी बरती। जब आसपास लोग होते तो उसे वह प्यार करती, सीने से लगाती, लेकिन ज्यादातर समय बच्चा उसकी दादी के पास ही रहता। उस दिन सुमित्रा ने खुद ही तय कर लिया था कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे जरा सा भी खतरा हो। उसने साफ कह दिया था कि आज मैं ऊंचाई पे नहीं जाऊंगी, कहीं फिसल न जाऊं। आज मैं चूल्हे के पास नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी कि आग लग जाए। आज जंगल की तरफ नहीं जाऊंगी, आज कुएं पर पानी भरने भी नहीं जाऊंगी, कहीं गिर ना जाऊं। यानी जो जो काम किसी हादसे की वजह बन सकते थे उन सब से उसने खुद को दूर रखा। उसके पति ने भी यही बात कही और उसे समझाया। दोपहर से शाम होने लगी। सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी। घर वालों को लगने लगा कि शायद यह सब गलत साबित हो जाएगा। अब तो बस कुछ घंटों की ही बात बची थी। वह घर के अंदर आराम कर रही थी।
बाहर नहीं गई, कोई काम नहीं किया। शाम होते होते उसे थोड़ी सी घुटन महसूस हुई। उसने सोचा कि बाहर नहीं जाऊंगी, बस दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी ठंडी हवा ले लेती हूँ। शाम की हवा चलने लगी। वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसी वक्त संयोग से उसकी एक सहेली वहां से गुजर रही थी। सुमित्रा ने उसे आवाज दी। सहेली को उसकी हालत के बारे में पूरा पता था और यह भी मालूम था कि आज तीसरा दिन है। दोनों बातें करने लगी। सुमित्रा दरवाजे के बाहर आ गई। हंसते हुए बातचीत होने लगी। सहेली पूछने लगी कि अब तबीयत कैसी है, तुम्हें आखिर होता क्या है, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ दिखती हो। सुमित्रा हंसते हुए कह रही थी कि पता नहीं क्या हो जाता है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटे के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। वह अपनी खुशी के बारे में बता रही थी, लेकिन बात करते करते अचानक वो वहीं की वहीं रुक गई। उसकी आवाज बंद हो गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उठ गए। इस बार न दांत कटकटाए, न उंगलियां पीछे मुड़ी, न आंखें घूमी। वह बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसकी सहेली उससे बात करती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे हल्के से हिलाया, फिर थोड़ा जोर से, लेकिन सुमित्रा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। न आगे की तरफ जा रही थी, न पीछे, बिल्कुल एक जगह जमी रही। 2-3 बार आवाज देने पर भी कुछ हरकत नहीं हुई। सहेली को 3 दिन बाद वाली बात याद आ गई। वह घबरा गई। बदहवास होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, मदद के लिए आवाज लगाने लगी। उसकी चीखते रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी और घर के अंदर मौजूद सुमित्रा के पति, सास और ससुर सब बाहर निकल आ गए। अब तक सबको यही लग रहा था कि शाम हो चुकी है और 3 दिन वाली बात शायद गलत साबित हो गई। लेकिन जब उन्होंने सुमित्रा की सहेली को बदहवास हालत में रोते देखा तो सब दौड़कर पास आए। सामने सुमित्रा खड़ी थी। उसका शरीर सीधा था, आंखें खुली थी, लेकिन इस बार वह न तो अजीब हरकत कर रही थी, न हाथ मोड़े हुए थे, न आंखें घूम रही थी। वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। बस एक फर्क था, वह बोल नहीं रही थी। लोग उसे हिलाने लगे, आवाज देने लगे, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराकर कोई गांव के वैद्य को बुलाने भागा। वैद्य आया। बड़ी मुश्किल से सुमित्रा को नीचे लिटाया गया। वैद्य ने उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कनें देखी, आंखें जांची और थोड़ी देर बाद उसने कह दिया कि सुमित्रा अब जिंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। जिस भविष्यवाणी की बात 3 दिन पहले की गई थी वह सच साबित हो गई। 16 जुलाई को उसने कहा था कि वह 3 दिन बाद मर जाएगी और 19 जुलाई 1985 को उसे मृत घोषित कर दिया गया। घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। पूरे गांव को उसकी भविष्यवाणी के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए खबर फैलते ही सुमित्रा के घर के बाहर लोगों की भीड़ उठने लगी। डर का माहौल बन गया। गांव के बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। औरतें डर गई थी। लोग सुमित्रा के उस बदले हुए रूप और उसकी कही बातों को याद करके और भी सहम गए थे। किसी को लग रहा था कि यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं, कहीं अब किसी और घर में कोई आफत ना आ जाए। उस जमाने में गांव की हालत ऐसी थी कि अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी तो दूर की बात थी, शमशान घाट तक नहीं थे। गांव के लोग किसी खुली जगह पर लकड़ियां इकट्ठा करते, पंडित बुलाते और खुद ही अंतिम संस्कार कर देते। तय हुआ कि लाश को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखा जाएगा। डर और घबराहट इतनी थी कि सब चाहते थे कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए, शायद आत्मा को शांति मिल जाए। कुछ लोग लकड़ियां जुटाने निकल गए। जहां आमतौर पर गांव में चिता सजाई जाती थी, वही तैयारी शुरू हो गई। इधर घर की औरतें को बुलाया गया। सुमित्रा सुहागन थी, इसलिए गांव की परंपरा के अनुसार उसका श्रृंगार किया जाने लगा। उसकी देह जमीन पर रखी हुई थी। औरतें तेल लगा रही थी, बाल संवार रही थी। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं इस काम के लिए लगी हुई थी। एक मृत शरीर का श्रृंगार हो रहा था। करीब 45 मिनट बीत चुके थे। बाहर चिता की तैयारी चल रही थी। घर में मातम का माहौल था। तभी अचानक उस कमरे से जहां सुमित्रा की देह रखी थी, एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। वो बदहवास हालत में घर के बाहर भागी। बाहर पहले से ही लोग खड़े थे। उसने पीछे पीछे दूसरी औरत भी चीखती हुई बाहर निकली, फिर तीसरी। अब बाहर खड़े लोग और ज्यादा घबरा गए। पूछा गया कि क्या हुआ। पहली औरत ने खुद को संभालते हुए कहा कि सुमित्रा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसकी आंखें वैसे ही चारों तरफ घूम रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसे भ्रम हो गया होगा, लेकिन तभी दूसरी औरत बोली कि नहीं, वह खुद उसका श्रृंगार कर रही थी और उसने उसे साफ महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तीसरी औरत ने भी कहा कि उसने उसके दांतों के कटकट की आवाज सुनी। यह सुनते ही लोग भागकर अंदर पहुंचे। वैद्य को फिर से बुलाया गया। वैद्य अंदर गया, दोबारा नब्ज देखी, दिल की धड़कन टटोली और थोड़ी देर बाद घर वालों को कहा कि मातम मत मनाओ, सुमित्रा जिंदा है।
यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा कि अभी इसे ज्यादा परेशान मत करो, इसे आराम की जरूरत है। यह सुनते ही सुमित्रा का पति खुशी से रो पड़ा। घर वाले खुशी से भर गए। पूरा मोहल्ला हैरान और खुश था। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा को होश आया तो उसने खुद को जमीन पर लेटा पाया। उसके चारों ओर कई औरतें थी जो उसे तेल लगा रही थी। वह घबराकर उठ बैठी और बोली कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। इतने में उसका पति अंदर आया। वह खुशी के मारे रोते हुए सुमित्रा सुमित्रा कहता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सुमित्रा ने उसे जोर से धक्का दिया और अलग हो गई। उसने कहा, आप कौन हैं? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। अब पराई औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पति सन्न रह गया। उसने घबराकर सास ससुर को आवाज दी और कहा कि देखिए यह क्या बोल रही है। सास ससुर सामने आए। सुमित्रा ने उनकी तरफ भी देखा और कहा, ये दोनों कौन हैं? मैं नहीं जानती। घर में मौजूद तमाम औरतों ने कहा कि यही वह दोस्त है जिसके साथ बात करते करते तुम गिर पड़ी। सुमित्रा ने साफ कहा, इसे भी मैं नहीं जानती। फिर किसी ने कहा, यह तुम्हारा बेटा है जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करती थी। यह सुनकर भी उसने कहा, मैं इस बच्चे को नहीं जानती। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो माँ हर पल अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती थी, वही अब उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वैद्य को फिर से बुलाया गया। उसे पूरी बात बताई गई। वह जिंदा तो है लेकिन किसी को पहचान नहीं रही। वैद्य ने फिर से जांच की और कहा कि थोड़ा सब्र रखो, हो सकता है सदमे की वजह से ऐसा हो रहा हो। अभी इसे समय दो और ज्यादा परेशान मत करो। यह कहकर वैद्य चला गया। अगला दिन आया। सुमित्रा शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थी लेकिन उसका व्यवहार वैसा नहीं रहा। न वह अपने बच्चे को देखती, न उसे गोद में उठाती, न पति को पहचानती, न सास ससुर को, न पड़ोसियों को। किसी को भी अपने पास आने ही नहीं देती। घर वाले यही सोचते रहे कि शायद यह भी उसी बीमारी या दौरे का असर होगा और समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए। इसी हालत में 3 महीने गुजर गए। 19 जुलाई 1985 को उसकी मौत घोषित हुई थी और करीब 45 मिनट बाद वह फिर से जिंदा हो गई थी। अब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आ चुके थे। पूरे 3 महीने तक उसने किसी को नहीं पहचाना, न पति को, न बच्चे को। उसने अपने बेटे को एक बार भी गले नहीं लगाया। लेकिन इन 3 महीनों में वह एक अजीब काम जरूर करती रही। वह चिट्ठियां लिखती थी और उसे अपने पति से कहती थी कि इन्हें पोस्ट कराओ। पति पढ़ा लिखा नहीं था। घर वाले हैरान थे क्योंकि सुमित्रा ने कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। बस उसके ताऊ ने उसे थोड़ी बहुत लिखना सिखाया था। फिर भी वह साफ साफ पत्र लिख रही थी। घर वालों को लगा कि शायद यह भी उसी हालत का हिस्सा है। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसके कहने पर गांव के बाहर लेटर बॉक्स में चिट्ठियां डाल आता था। यह सिलसिला पूरे 3 महीने तक चलता रहा। फिर 20 अक्टूबर 1985 की तारीख आ गई। उसी दिन अचानक एक व्यक्ति शरीफपुरा गांव में पहुंचा। गांव में आते ही उसने लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई एक ऐसी औरत रहती है जिसका व्यवहार अजीब हो, जो कभी कभी सब कुछ भूल जाती हो या जिसे दौरे पड़ते हों। गांव में यह बात पहले से ही चर्चा का विषय था, इसलिए लोगों ने कहा कि एक ऐसी औरत है। तभी सुमित्रा का पति भी वहां आ गया। उसने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सियाराम त्रिपाठी है। मैं इटावा के पास डिबियापुर गांव से आया हूं, जो यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं। पिछले 3 महीनों से मुझे लगातार कुछ चिट्ठियां मिल रही थी। पहले मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन फिर सोचा कि एक बार खुद आकर देख लेना चाहिए। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं चला आया। घर वालों ने पूछा कि चिट्ठियां कौन भेज रहा है। सियाराम त्रिपाठी ने कहा, यही जानने तो मैं यहाँ आया हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना नाम दोहराया, घर में अंदर बैठी सुमित्रा के कानों में यह नाम पड़ा। नाम सुनते ही वह बदहवास हालत में कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई और सामने खड़े सियाराम त्रिपाठी को देखते ही उनसे लिपट गई। वह जोर जोर से रोने लगी। वहां खड़े लोग सन्न रह गए। खुद सियाराम त्रिपाठी भी घबरा गए। उन्होंने उसे अलग करने की कोशिश की और कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तभी सुमित्रा पहली बार पूरे होश के साथ बोली, आप मेरे पापा हैं और चिट्ठियां मैंने ही भेजी थी। यह सुनकर सियाराम त्रिपाठी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी तो तुम्हारी जैसी नहीं है। सुमित्रा ने कहा, पापा मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं आपकी शिवा हूँ, शिवा त्रिपाठी। अब सब और हैरान थे।
रामसिया त्रिपाठी अंदर आकर बैठ गए। पड़ोसियों की भीड़ लग गई। उन्होंने अपनी ब्रीफकेस खोला और सुमित्रा, जो खुद को शिवा बता रही थी, उसको अपने सामने बिठाया। उन्होंने पूछा, तुम ही चिट्ठियां लिख रही थी? उसने कहा, हाँ। आप मेरी लिखावट नहीं पहचानते क्या? सियाराम त्रिपाठी ने ध्यान से देखा। लिखावट बहुत हद तक उनकी बेटी जैसी थी। उन्होंने ब्रीफकेस से एक एल्बम निकाला। वह उनकी बेटी शिवा की शादी का एल्बम था। एल्बम में 15 तस्वीरें थी। उन्होंने एल्बम खोलकर कहा, अगर तुम शिवा हो तो बताओ यह लोग कौन हैं? सुमित्रा एक एक तस्वीर देखती गई। उसने कहा, यह आप हैं मेरे पापा, यह मेरी माँ है, यह मेरा भाई है, यह मेरे पति छेदीलाल है, यह मेरे दोनों बेटे रिंकू और टिंकू हैं, यह मेरी सास है, यह मेरे ससुर हैं, यह मेरा देवर है। फिर वह एक तस्वीर पर आकर रुक गई। उसकी उंगली उसी तस्वीर पर टिक गई और वह चुप हो गई। सियाराम त्रिपाठी ने पूछा, सबका सही नाम बता रही हो, फिर इस तस्वीर पर क्यों रुक गई? घबराते हुए स्वर में उसने कहा, यह मेरी ननद है। इसी ने मेरे सिर पर पत्थर मारकर 19 जुलाई 1985 को मेरी हत्या की थी। यह सब सुनते ही सियाराम त्रिपाठी खड़े हो गए। सुमित्रा को जोर से गले लगा लिया और रोने लगे। उन्होंने कहा, तुमने जो जो कहा है सब सच है। अब सुमित्रा के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सुमित्रा है या शिवा? सियाराम त्रिपाठी कौन है? उसकी शादी पहले हो चुकी है, उसके 2 बेटे थे। फिर यहाँ उसका पति कौन है? तब सियाराम त्रिपाठी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, 24 अक्टूबर 1962 को उसकी बेटी शिवा का जन्म डिबियापुर गांव में हुआ था। वह ब्राह्मण परिवार से थी। पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उन्होंने शिवा को कॉलेज तक पढ़ाया और ग्रेजुएशन करवाया। 1980 में जब शिवा 18 साल की हुई तो उसकी शादी छेदीलाल नामक युवक से कर दी गई। शादी के कुछ सालों में ही शिवा के 2 बेटे रिंकू और टिंकू हुए। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी सुखी नहीं थी। वजह यह थी कि ससुराल में कोई भी शिवा जितना पढ़ा लिखा नहीं था। वह पूरे घर में सबसे ज्यादा शिक्षित थी। इसी बात का सबको अजीब या हीन भावना होता था। उन्हें लगता था कि शिवा के पिता लेक्चरर हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए दहेज के लिए भी उसे परेशान किया जाता था। उसकी ननद भी अक्सर घर में रहती थी। आए दिन झगड़े होते रहते थे। ससुराल में उसे तंग किया जाता था। 18 जुलाई 1985 को उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। सिर पर चोट के निशान थे। आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में शक हुआ, लेकिन सबूत न होने से केस कमजोर पड़ गया। अब सबके सामने एक अजीब सच्चाई थी। शिवा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद सुमित्रा की हालत बदली थी। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इंग्लिश हिंदी में लेटर लिख रही थी। आखिरकार अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के टीम ने इस केस की जांच की और इसे पुनर्जन्म का प्रमाणित केस माना। इसके बाद सुमित्रा ने वर्तमान पति और अपने दोनों पुराने बच्चों तीनों को अपना लिया। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। कई साल तक सब ठीक चला। 1998 के आसपास सुमित्रा की बीमारी की वजह से मौत हो गई और कुछ समय बाद ही उसके पति की भी मौत हो गई। आज भी यह कहानी दुनिया के उन चुनिंदा कहानियों में गिनी जाती है जिनमें पुनर्जन्म को फैक्ट के साथ जोड़ा गया। यह कहानी सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में आत्मा दोबारा जन्म लेती हैं या फिर कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। एक ऐसा मामला जहां मौत के बाद भी यादें जिंदा रहीं और एक जिंदगी ने दूसरी जिंदगी में आकर अपना सच खुद ही बयां कर दिया। अब सवाल आपसे ये है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई पुनर्जन्म की हकीकत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को पूरा करती है। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और डराने वाली कहानियां पसंद हैं, तो खूनी किस्सा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक सच्चे, खौफनाक खूनी किस्सा के साथ।